नमस्कार दोस्तों, आज है 10 मई 2020 और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ युवा करंट अफेयर्स क्विज। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स क्विज, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्तफ़ा अल कादमी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आपको बताना है कि मुस्तफ़ा अल कादमी किस देश के जो हैं प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ईरान, बी है इराक, सी है जॉर्डन, डी है बहरीन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इराक। देखिए, इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख क्या हैं? पूर्व खुफिया प्रमुख। देखिए कौन है? मुस्तफ़ा अल कादमी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इराक की संसद में 255 सदस्य हैं और इराक की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि इराक की संसद को क्या कहा सकता है, क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। और क्या है कि मुस्तफ़ा अल कादमी दिसंबर 2019 में अदेल अब्देल महदी क्या है? अदेल अब्देल महदी के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने क्या है, सरकार बनाने की कोशिश करने वाले कौन से थे? तीसरे उम्मीदवार थे। और मुस्तफ़ा अल कादमी 2003 के बाद देश के कौन से हैं? छठे प्रधानमंत्री बने हैं। मतलब इराक के कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? छठे प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में 9,304 पदों को खत्म करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह फैसला किसकी अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर लिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकेतकर समिति, और बी है बिपिन रावत समिति, सी है जोगेंद्र सिंह समिति, डी है लेफ्टिनेंट जनरल राघव सिंह समिति। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकेतकर समिति। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, उसमें क्या है, 9,304 जो पद हैं वो खत्म करने की क्या है, मंजूरी दे दी है। और यह सैन्य बलों की क्षमता बढ़ाने और रक्षा खर्च को पुनः संतुलित करने की प्रक्रिया के तहत लिया गया है। और क्या है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है भारतीय सेना की इंजीनियर्स कोर्स के तहत काम करने वाली क्या है, एक प्रमुख निर्माण कंपनी है। और क्या है कि यह भारत की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसियों में से भी एक है। इसमें से निर्माण एजेंसी में से एक है, और जिसका सालाना बजट कितना? लगभग 13,000 करोड़ रुपए का होता है। और यह फैसला किसने जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकेतकर की जो अध्यक्षता वाली समिति है ना, उसके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उसके बाद ये फैसला लिया गया है। क्या फैसला लिया गया है? कि उसमें 9,304 पदों को खत्म कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में कौन सी वैश्विक संस्था ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के बाद से 9 महीने के भीतर अर्थात दिसंबर 2020 तक भारत में रिकॉर्ड स्तर पर 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के जन्म होने की क्या है, संभावना व्यक्त की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है यूनिसेफ, बी है संयुक्त राष्ट्र संघ, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और डी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनिसेफ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का अनुमान है कि मार्च में कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के बाद से 9 महीने के भीतर अर्थात कब तक? दिसंबर 2020 तक भारत में क्या है, रिकॉर्ड स्तर पर 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का जन्म होने की संभावना। मतलब इन्होंने एक संभावना व्यक्त की है कि जो जब से इसको वैश्विक महामारी घोषित किया गया कोविड-19 को, तब से लेकर के अगले जो 9 महीने उसमें भारत के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जन्म लेंगे। क्या है कि एक संभावना व्यक्त की है। किसने संभावना व्यक्त की है? यूनिसेफ ने। देखिए, यूनिसेफ ने आगाह किया है कि दुनिया भर में वैश्विक महामारी के दौरान गर्भवती महिलाओं और इस दौरान पैदा हुए बच्चे प्रभावित स्वास्थ्य सेवाओं के संकटों का सामना कर रहे हैं। मतलब क्या है कि कोविड-19 की वजह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। देखिए, यूनिसेफ ने अपने आकलन में कहा है कि दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के साए में क्या है, 11.6 करोड़ बच्चों का जन्म होगा। और कोरोना वायरस को क्या है कि 11 मार्च को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हो सकता है कि काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाए। ठीक है, तो आपको याद रखनी ये तिथि, 11 मार्च को क्या किया गया था कि वैश्विक महामारी घोषित किया गया था कोविड-19 को। और भारत में 11 मार्च से 16 दिसंबर 2020 11 मार्च से 16 दिसंबर 2020 के बीच 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के जन्म होने की संभावना है। ये क्या है? संभावना है, और किसके द्वारा दी गई है? यूनिसेफ के द्वारा। इसके बाद क्या है कि चीन में 1.35 करोड़, और नाइजीरिया में 64 लाख, पाकिस्तान में 50 लाख और इंडोनेशिया में 40 लाख बच्चों के जन्म की संभावना है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको ये भी याद रखना है, न्यूयॉर्क में। हो सकता है कि किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन
पूछा जा सके कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, और उसका आंसर है न्यूयॉर्क। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है 10 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विश्व जनसंख्या दिवस, बी है विश्व खेल दिवस, सी है विश्व बालिका दिवस, और डी है विश्व मातृ दिवस। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विश्व मातृ दिवस। कब मनाया जाएगा? 10 मई 2020 को, ठीक है, मतलब आज के दिन मनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारतीय स्टेट बैंक ने क्या है नया उत्पाद SBI बी केयर डिपॉजिट पेश किया है। कौन सा SBI बी केयर डिपॉजिट को है उसको पेश किया है, और यह योजना किसके लिए है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है किसानों के लिए, बी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सी है छात्रों के लिए, और डी है कन्याओं के लिए। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। देखिए SBI ने क्या किया है कि वरिष्ठ नागरिकों के हितों का ध्यान रखते हुए उनके लिए क्या है कि एक नया उत्पाद लेकर के आए, जिसका नाम क्या है SBI बी केयर डिपॉजिट। क्या है? SBI बी केयर डिपॉजिट। और बैंक ने यह योजना क्या है खुदरा म्यादी जमा खंड शुरू की है, और इस नई जमा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल या उससे अधिक की अवधि पर खुदरा म्यादी जमा पर 0.3% अतिरिक्त प्रीमियम दिया जाएगा। मतलब क्या है कि इसमें 0.3% अतिरिक्त प्रीमियम मिलेगा। और यह क्या है कि यह योजना कब से 30 सितंबर तक लागू रहेगी। कब तक लागू रहेगी? 30 सितंबर तक यह योजना लागू रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 8 मई को संपूर्ण विश्व में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। और इस संगठन की आपको बताना है कि स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि विश्व रेड क्रॉस रेड क्रॉस है उसकी जब स्थापना है वो कब हुई थी, वो आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1863 ईस्वी, बी है 1892 ईस्वी, सी है 1910 ईस्वी, और डी है 1949 ईस्वी। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 1863 ईस्वी। देखिए 8 मई को संपूर्ण विश्व में क्या है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाएगा। और रेड क्रॉस क्या है कि एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। और रेड क्रॉस जो है उसका उद्देश्य क्या है कि रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है पुस्तक विजयंत एट करगिल द लाइफ ऑफ अ करगिल हीरो के लेखक कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है BN थापर और नेहा द्विवेदी, बी है सुजाता सिंह और अरिंदम राय, और सी है मधुरिमा बनर्जी और राकेश राय, और डी है जया कुमारी और मोहन लाल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है BN थापर और नेहा द्विवेदी। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में जारी की गई प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में किस भारतीय उद्योगपतियों को क्या है कि शीर्ष पर स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से किसे शीर्ष पर स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर उद्योगपति होगा, ना कि पति हो। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अजीम प्रेमजी, बी है मुकेश अंबानी, सी है हिंदुजा ब्रदर्स, और डी है लक्ष्मी मित्तल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। देखिए हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी, और जिनकी जो संपत्ति है वो कितनी है? 36.8 बिलियन डॉलर की। अब देखिए लिस्ट क्या है। लिस्ट में पहले नंबर पर है मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप से, और राधा दूसरे नंबर पर है राधा किशन दमानी जो है डीमार्ट के, और सी हैं शिवनादर SCL से, और चौथे नंबर पर है उदय कोटक महिंद्रा बैंक, और 5वें हैं गौतम अडानी ग्रुप से, और छठे हैं सुनील मित्तल भारती एयरटेल से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने ग्रामीण रोजगार के लिए, किसके लिए? ग्रामीण रोजगार के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है झारखंड, बी है उत्तराखंड, सी है पश्चिम बंगाल, और डी है सिक्किम। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन सा देश मौसम संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु आर्कटिक M नाम वाला पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नॉर्वे, बी है फिनलैंड, सी है रूस, और डी है स्वीडन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। देखिए इस साल के अंत तक रूस आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु आर्कटिक M नामक पहला उपग्रह लॉन्च करेगा।
और लोबोचिन एयरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर कोलिमकोव ने यह जानकारी दी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गैस रिसाव की घटना के सिलसिले में एलजी पॉलीमर्स इंडिया कंपनी पर किसने 50 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बी है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी जिसे कहा जाता है, और सी है गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या फिर एनजीटी। देखिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने क्या किया है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गैस रिसाव की घटना के सिलसिले में एलजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड पर कितना है 50 करोड़ रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया है। और अधिकरण ने कहा है कि नियमों तथा अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में विफलता दिखाई देती है। और क्या है कि न्यायमूर्ति जो है आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने क्या किया है, गैस लीक मामले में जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कितनी सदस्यीय? 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, और तथा कब से 18 मई से पहले रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज, कौन सी है कंपनी? जो एजेंसी है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी है रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1.2%, बी है 1.8%, सी है 0% और डी है 2.2%। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 0%। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए जेनेवा, बी लिस्बन, सी पेरिस और डी वॉन। तो आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कमेंट के माध्यम से देना है, और जो भी पहला उत्तर देगा इस प्रश्न का उसको हम क्या है कि भूगोल की टेस्ट सीरीज जो है हमारी वो फ्री प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों आज के इस अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया है तो इसे डिसलाइक कीजिए, और बाकी अपने जो उत्तर है वो कमेंट के माध्यम से दीजिए। कोई आप फीडबैक है वो भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, जहाँ जिसमें क्या है व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या फेसबुक पेजेस हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, ट्विटर है, आप क्या है कि उसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।